आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं उसमें डायबिटीज होना बहुत आम है। असल में ये एक क्रॉनिक डिजीज है जिसमें पैनक्रियाज जरूरी इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो आज बात होगी डायबिटीज की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटीज केयर फिजिशियन डॉक्टर संजय वर्मा। सर, वेलकम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स है 012066933847, 012066933869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डायबिटीज से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर संजय वर्मा, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे डायबिटीज की, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज होती क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है? जी, डायबिटीज जो है एक मल्टीफैक्टोरियल, मतलब कई कारण हैं जो इसको जन्म देती है, इस बीमारी को। और इसमें मोटे तौर से मैं कहूँगा कि 3 कारण मैं इसको ब्रीफली बता सकता हूँ। पहला तो कि जो हमारी नस्ल है, एशियंस, हम एशियंस जो हैं हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, मतलब हमारी जो बनावट है, अंदरूनी बनावट है, कहीं ना कहीं वो एट रिस्क है अपनी बनावट की वजह से। अच्छा। और यही एक जेनेटिकल वीकनेस है हमारी, जिसकी वजह से हमारी नस्ल जो एशियंस हैं, हम लोग हिंदुस्तानी ब्रॉडली हमारे लिए तो ये रेफरेंस है जी। तो हम लोग ज़्यादा प्रोन हैं इसके कई टेक्निकल रीजंस हैं जो हमारे परव्यू के बाहर हैं। दूसरा कारण जो प्रैक्टिकल है वो है लाइफस्टाइल। अच्छा। जो लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं, जिसमें कि हमारे को अपने खेलने कूदने का कोई समय नहीं बचा, हम पैदल चलना नहीं जानते, कोई फिजिकल एक्टिविटी की पूरे तौर से कमी है। हम अपने कहीं भी मसल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें पैदल चलना चाहिए तो हम गाड़ी लेते हैं या कोई और व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। हमें सीढ़ियाँ चढ़नी चाहिए तो हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। सो ले दे के जो हमारा एनर्जी एक्सपेंडिचर बहुत कम है। और तीसरा कारण जो सबसे बड़ा है वो है हमारी रिच डाइट। कहीं ना कहीं हमारी जो देश की प्रगति हुई है, प्रॉस्पेरिटी हुई है और खाने का जो इम्प्रूवमेंट हुई है, तो हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं और ख़ास तौर से लेट खाना खा रहे हैं। रात की जो हमें अर्ली इवनिंग मील करनी चाहिए वो हम लेट डिनर्स के रूप में ले रहे हैं। और जो बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का एक बैलेंस होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं और फैट खा रहे हैं, जबकि प्रोटीन की मात्रा कम हो गई है। आम हिंदुस्तानी प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहा है। सो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं जो कि आमतौर से डायबिटीज की बीमारी को जन्म देते हैं। जी, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। अगर डायबिटीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो वो सिम्टम्स क्या है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते और उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें बीमारी क्या है। जी, डायबिटीज़ के सबसे आम तौर से जो लक्षण हैं जो पहचाने जा सकते हैं तरीके से, वो है कि बिना कारण किसी का वजन गिरना और कमजोरी की शुरुआत हो जाना। जैसे कोई तो कम खा के वजन घटा रहा हो तो बात अलग है, परंतु बिना किसी कारण अगर शरीर अपना वजन में घटाव आ रहा है तो हमें सोचना चाहिए इसके प्रति। कोई भी मरीज है जिसके कोई घाव या कोई इन्फेक्शन जो ठीक नहीं हो रहा, वो नॉर्मल दवाइयाँ ले रहा है, डॉक्टरों के पास जा रहा है, इलाज करने के बाद भी न तो जख्म भर रहा है, न बीमारी ठीक हो रही है, या लंबी खांसी कोई चल रही है। तीसरा का जो प्रेजेंटेशन है वो है एक्सेसिव भूख लगना। वो अपने नॉर्मल नियम से कहीं ना कहीं ज़्यादा खा रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है कि मैं खाने के बीच में कुछ और स्नैक्स ले लूँ, कुछ मीठा खा लूँ, वो तलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी। चौथा पॉइंट है कि उन्हें प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। जो नॉर्मल अमूमन जितना वो पानी पीते थे उससे कहीं ज़्यादा पानी, घर के बाकी मेंबर्स से वो ज़्यादा पानी पीने लगते हैं। और पांचवा है कि वो पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उनकी। तो ये आमतौर से 5 पॉइंट हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इससे हम आम पॉपुलेशन में अगर हमें इसकी जागरूकता हो, हमें इसके बारे में समझ हो, तो हम कहीं ना कहीं इस बीमारी को जल्दी पकड़ सकते हैं। जी, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2, इसके बारे में हम सभी ने सुना है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है, ये कैसे अलग अलग है? जी,
जो आमतौर से अमूमन जो आप डायबिटिक जानते हैं वो टाइप 2 होता है। वो यूजुअली आमतौर से जब जिंदगी अपने 20वें या 30वें साल को हम क्रॉस करते हैं उसके बाद इनका रिस्क बढ़ता है और 40 के आसपास इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आमतौर से ये लोग मरीज ज़्यादा ओवरवेट होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है और ये प्रैक्टिकली यही मेन डायबिटीज़ की जो है, जो दवाइयों से भी ठीक होती है, खान पान से भी कंट्रोल हो जाती है और उसमें लाइफस्टाइल कंट्रोल का भी फ़ायदा है। परंतु एक जो दूसरी डायबिटीज़ होती है जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली ये यंग बच्चों में भी स्ट्राइक कर सकती है और इसके कारण बहुत सारे हैं और ले दे के होता है कि पैंक्रियास डैमेज हो जाता है बच्चों का और बच्चों की उम्र 5 साल 6 साल कुछ भी हो सकती है और आमतौर से ये बच्चे, उनका भी शरीर में गिरावट होती है, एक वजन गिर जाता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, उनको बहुत भारी कोई इन्फेक्शन, निमोनिया इस तरह की बीमारी के बाद होने से ही ये बीमारी अस्पताल जाने पे पता चलता है, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और ऐसे मरीज जो हैं वो इंसुलिन पे उनकी डिपेंडेंस होती है, वो बिना इंसुलिन के उनका इलाज पॉसिबल नहीं है। उनमें गोलियों का कोई रोल नहीं होता, केवल और केवल इंसुलिन उनको चलनी होती है और इंसुलिन लगाने से उनका जीवन एकदम नॉर्मल रहता है, पूरी लंबी जिंदगी रहती है और वो एक आम इंसान की तरह रहते हैं। पर हाँ, उनको इंजेक्शन की एब्सोल्यूट नीड होती है। और जो दूसरी तरफ है वो डाइट, लाइफस्टाइल और उन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, दवाइयों से, मुंह की दवाइयों से। जी, एक कॉलर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े हैं, नरेंद्र। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मुझे 26 साल। जी, सवाल पूरा करें। जी देखिए, सबसे पहले आप अपनी टीवी की आवाज बंद करिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मुझे 26 साल से डायबिटीज है। मैं 4 टाइम इंसुलिन लेता हूँ। जी, तो 4 टाइम में इंसुलिन लेता हूँ जी। तो डायबिटीज है मुझे। जी। तो 26 साल से मेरी डायबिटीज जो है चल रही। मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, टेबलेट भी ले रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल का टेबलेट भी ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर का। मुझे पेशाब में थोड़ा सा ये मतलब पेशाब की मेरी जो पेशाब में कर रहा हूँ वो बिल्कुल कम आ रहा है। जी, किडनी मेरी ठीक है। जी। मैंने आपका क्वेश्चन सुना। मैं को ये बताइए, अभी आपकी क्या उम्र है? नरेंद्र जी, क्या आप लाइन पर हैं? जी। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 ईयर है सर। जी, 60। तो देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है कि आपकी उम्र पे जो अगर आपके डॉक्टर आपको 4 बार इंसुलिन दे रहे हैं, इसका यही सीधा मतलब है कि आपकी डायबिटीज जो है इससे कम में कंट्रोल नहीं हो सकती। मैं चाहूँगा कि आप हमेशा ये अपनी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखिए और 60 इयर्स के आसपास अगर पेशाब कम आ रहा है और किडनी एकदम ठीक है तो हो सकता है कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में थोड़ी उसका साइज जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का थोड़ा बढ़ गया हो, जो उम्र का तकाजा होता है मेल्स में 55 साल के बाद का। सो उसकी वजह से पेशाब की धार में फर्क पड़ता है, पेशाब के आपको हो सकता है रुकावट हो रही हो। तो मेरी राय आपको यह है कि एक जनरल सर्जन से मिलें और अपनी इस परेशानी का बयान करें और प्रोस्टेट ग्लैंड को एक्सप्लोर करना सबसे ज़रूरी है, बनस्पत की आपकी किडनी सलामत है जो कि आप बोल रहे हैं। और आप अपना पानी का इंटेक बराबर रखिए, पर सर्जन के पास ज़रूर जाएं। जी, डॉक्टर संजय, बीमारी है तो इलाज भी है उसका, लेकिन क्या हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है इस पूरे देश के लिए। सबसे मैं इसको इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि डायबिटीज़ एक बार हो गई तो हम फंस गए और हम डॉक्टरों, दवाइयों के, अस्पतालों के मोहताज हो गए, हमें जाना ही पड़ेगा और हम उसके बिना अपना जीवन नहीं चला सकते, चाहे आप उसको किसी भी लेवल पे ट्रीट करें। पर अगर ये बीमारी ना हो तो उससे अच्छा क्या होगा? तो ये तो एक बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं इसका जवाब ये दे रहा हूँ कि अगर ये बीमारी कंट्रोल करना चाहें कि हमें ये हो ना, तो सबसे पहले ये उन लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जो डायबिटीज़ के फैमिली मेंबर्स हैं, डायबिटिक पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं
और उनके जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा की तरफ है, सबसे पहले तो वो रिस्क पे हैं। तो ये कैंडिडेट्स हैं जिनको डायबिटीज प्रिवेंशन की तरफ सोचना चाहिए। दूसरा, जिनके फैमिली में डायबिटीज नहीं भी है और वो ओवरवेट है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो ये मानिए कि ये भी वही कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जो आगे डायबिटीज को जन्म देंगे। और तीसरी चीज है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज होने में 9 साल लगते हैं। 9 साल में ये बीज पौधा बनता है बीमारी का। तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जिनको लगता है कि वो रिस्क पे हैं, उसके लिए उनको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना चाहिए 75 ग्राम ग्लूकोज पी के, और वो आपके डॉक्टर राय देंगे उसके बारे में कि खाली पेट और 75 ग्राम ग्लूकोज पी के, और उससे हमारे को अपने डायबिटीज होने का रिस्क का पता चलता है। और साथ ही में एक 3 महीने की एवरेज शुगर का टेस्ट होता है, HbA1c। ये दोनों टेस्ट कंबाइन करके हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली बड़ी बीमारी के बारे में जान सकते हैं, और खास तौर से वो वैल्यूज जो कि नॉर्मल के आसपास हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती, और हमारे डॉक्टरों से भी यही गलती होती है कि हम अगर हमारी 105 खाली पेट आती है शुगर और 142 या 160 आती है, तो हम डॉक्टर या हम खुद मरीज उस चीज को रफा दफा करना चाहते हैं कि अरे ये तो हमने ये मीठा खाया था, ये हुआ था, ये तो वैसे तो ठीक रहती है। कभी भी अपने को झांसा ना दे, ये सबसे पहले खतरे की घंटी है। और आप जाके एक जो स्पेशलिस्ट फिजिशियन हो या आपके अपने अच्छे फिजिशियन हो, तो उनसे ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की बात करें, HbA1c की बात करें, पहली बात। और कहीं ना कहीं आप उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे, और एक दवाई भी है, उसका प्रूवन इफेक्ट है प्रिवेंशन में। सो एक रोड मैप होता है डायबिटीज को प्रिवेंट करने का। और मैं आपको डाटा बताऊं कि लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस से 56% डायबिटीज होने का रिस्क कम हो जाता है कंपेयर टू प्लेसिबो, मतलब कंट्रोल से। तो 56% अगर कोई सबसे बड़ी बीमारी मैं मानूंगा, 56% अगर उसका रिस्क कम करने में हम कामयाब हो सकते हैं, तो इससे अच्छा हेल्थ एजुकेशन नहीं है, और इससे अच्छा गिफ्ट नहीं है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। सो नेक्स्ट जनरेशन को ये समझना चाहिए, नई जनरेशन, और खासतौर से जिनके फैमिली में डायबिटीज है, कि वो इससे बच सकते हैं। और हम इसीलिए डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम की तरफ जनता की जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। डॉक्टर संजय, इस दौरान हमारे साथ कुछ कॉलर्स जुड़े हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं कश्मीर से, मोहम्मद याकूब। हेलो। जी याकूब साहब, बताएं क्या सवाल है आपका। लास्ट ईयर से मुझे जो मेरा ब्लड शुगर है वो थोड़ा बढ़ गया है लास्ट ईयर से। ये हमको लास्ट ईयर में ही पता चल गया। लेकिन अभी हमको खाली ये थोड़ा परेशानी ये है कि जो फास्टिंग में होता है वो हमको कम से कम 140 तक रहता है। और जो पीपी है वो नॉर्मल रहता है, 140 वो भी रहता है आसपास, 1 ज्यादा वादा। वजह क्या है इसमें? जी हाँ, इसकी वजह क्या है? और अभी डॉक्टर साहब को मैंने मशवरा, डॉक्टर साहब से मैंने कंसल्ट किया, उसने कहा आप अल्ट्रासाउंड कीजिए, और मुझे थोड़ा प्रोस्टेट थोड़ा बढ़ गया है, 42 ग्राम का है। आप थोड़ा वो दवाई दे। वजह क्या है इसमें? मेरा डाइट तो, मैं तो जो फास्टिंग में रहता हूँ, फास्टिंग से मुझे थोड़ा बिल्कुल ग्लूकोज लेवल थोड़ा बढ़ जाती है, लेकिन आफ्टर खाने के बाद तो मेरा ठीक रहता है। इसमें क्या वजह है? जी याकूब जी, मैं बताता हूँ। ऐसा है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो रात के खाने का हमारा समय, जो हम लेट डिनर करते हैं, वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि खाने के बाद तो हमारे को कुछ एक्टिविटी करना ज़रूरी है। कम से कम 2 से 3 घंटा हमको खाने के बाद चलना फिरना, कोई एक्टिविटी में अपने आप को मशगूल करना चाहिए, क्योंकि तभी वो खाने का पर्पस सॉल्व होता है। अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि वो आप सो गए उसके बाद लेट डिनर करके, तो वो शुगर तो फालतू रह गई, उसने एनर्जी में तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो कहीं ना कहीं जाके फालतू आपके शरीर में घूमती है और जाके लिवर से चिपकती है। एक तो ये कारण होता है कि लेट डिनर। दूसरा, हमारे को अपने लेट जो डिनर है उसमें कोशिश करिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब अनाज, गेहूं, ब्रेड या चावल। सो अगर हम इसका यूजेज थोड़ा कम कर देंगे तो आप पाएंगे कि आपका इमीडिएटली फर्क पड़ेगा फास्टिंग में, क्योंकि हम अनाज जो है वो प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, और जिस तरह से आप खाते हैं, हो सकता है चावल आप पानी के साथ दमपुख्त बनाते हो, तो चावल अगर आप स्ट्रेनिंग के साथ, मतलब बॉइल्ड राइस जिसमें पानी फेंक दिया जाता है, स्टार्ची वाटर, उस तरह से चावल बनाएं, तो आप काफ़ी कुछ कंजर्व कर लेंगे अपने शुगर को।
और उसमें आलू का प्रयोग भी रात को कम करिए, मीठे का प्रयोग कम करिए, जितना हो सके एहतियात बरतिए। और प्रोटीन की मात्रा रात को बढ़ाइए, जिसमें कि नॉनवेज हुआ आपका, अंडे की सफ़ेदी हुई या आपकी दाल हुई, तो इस थोड़ा बैलेंस शिफ्ट करें तो उससे आपके फास्टिंग शुगर पे फ़र्क पड़ेगा। और जल्दी खाना खाइए, कोशिश करिए कि आप अपना डिनर का काम 6:30-7 तक फिनिश कर सकें और उसके बाद भी 2-3 घंटे एक्टिव रहें, तो आपकी ये परेशानी हल होने का पूरा चांस है। परंतु अगर नहीं होती तो फिर अपने डॉक्टर से फिर से मशवरा करें, पर मुझे उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेगी। जी, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जिलानी साहब। हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? मेरी उम्र 60 साल है जी जी, सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ दिनों से 5-6 दिनों से मेरे गले से राइट लंग से दर्द होता है, अंदर छाती के अंदर से राइट लंग के ऊपर तक दर्द है। और वो तो दूसरे की जैसे 5-6 दिन से दस्त हो रहे हैं कि मैं एक शुगर पेशेंट भी है, बीपी का मरीज भी हूँ, और वो तो साहब मेरी उम्र 60 साल है। मेरे को डर है क्या ऐसी अनहोनी बीमारी तो ना हो जाए, क्या करें, इसका इलाज कैसा करें, क्या आपको कराए जानने के लिए? जी, आपको ये छाती में जो दर्द है, गर्दन और सीने के जो आसपास का एरिया है वहाँ दर्द है, गले में जलन है, और गले में भी है, और साथ में आपको दस्त भी लगे हैं? जी, दस्त भी हो रहे 5-6 दिन जी। तो देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा चांस है वो है निमोनिया होने का। अगर आपको बुखार है तो मेरा मशवरा यही है कि आप डॉक्टर के पास जाके एक छाती का एक्सरे ज़रूर कराएं, क्योंकि कई बार सीनियर उम्र में 50, 55, 60, 70 के उम्र में अगर शुगर हमारी कंट्रोल नहीं चल रही तो ऐसे मरीज़ निमोनिया के शिकार जल्दी हो जाते हैं। निमोनिया अभी बहुत चल भी रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है निमोनिया। तो निमोनिया का कई बार लक्षण जो है वो खाली छाती का दर्द और पतले दस्त होना भी हो सकता है, परंतु बुखार का होना भी ज़रूरी है। तो आप अपना बुखार भी नापिए और डॉक्टर के पास जाके उनसे डिस्कशन करके एक छाती का एक्सरे करवाना मेरे ख्याल से ज़रूरी रहेगा। जी, ओमान से हमें कॉल किया है मुस्तकीम ने। हेलो हेलो जी मैम, डॉक्टर पूछना था। जी जी, सवाल बताएं। मुस्तकीम साहब, अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि सवाल मेरा ये है कि मुझे कब्ज रहता है, इसके बारे में जानना था डॉक्टर साहब से। क्या चीज? आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे कब्ज रहता है हर वक्त में, डॉक्टर साहब से यही पूछना था कब्ज कैसे खत्म होगा? जी, मुस्तकीम साहब, क्या आपको डायबिटीज है? जी, मेरा सवाल ये है कि मुझे कब्ज रहता है, कब्ज जी, पेट सफा नहीं रहता है। हाँ, तो मुस्लिम साहब, ये मैं पूछ रहा हूँ कि अगर डायबिटिक मरीज कब्ज का शिकार होता है तो उसमें एक टेक्निकल बीमारी मानते हैं हम उसको, उसकी जो नसें होती हैं आंतों की वो थोड़ी स्लो चलती हैं। इसको हम बोलते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस, जिसमें आंतें अपने तरफ से चलती ही ढीली हैं, कम चल पाती हैं। तो इसको आप दो तरह से हल कर सकते हैं। एक तो इसके लिए आप ईसबगोल जैसे फाइबर प्रोडक्ट्स होते हैं, ईसबगोल का छिलका आपको मालूम होगा, तो सबसे अच्छा ये इलाज होता है ईसबगोल का। इसको आप रात को पानी में घोल के, डिनर के बाद, आपके रात के खाने के बाद घोल के आप पीजिए 1 गिलास बिना कुछ के, और आपको सुबह मोशन में फ़र्क महसूस होगा। परंतु अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, जो मेरा आपसे सवाल था, तो आपकी रिकवरी कम होगी। और इसको इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत अच्छी दवा आती है जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स बोलते हैं, वो आपकी आंतों की मूवमेंट बढ़ा देते हैं, तो आप इस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकते हैं। सो इसके 3 चीज़ें जो मेरे को बताने के लिए है। पहला है कि अपनी शुगर कंट्रोल पे पूरा ध्यान दें, खासतौर से नाश्ते के बाद और रात के खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर। दूसरा है कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं वो लीजिए। तीसरा है कि आप खाने में अपना फाइबर बढ़ाइए। फाइबर केवल ईसबगोल से ही नहीं आएगा, उसके अलावा आप सलाद का इस्तेमाल करिए। सलाद जैसे खीरा है तो आप छिलके के साथ खाइए, और जो आप जितना सलाद खा सकते हैं उतना खाइए। पत्तों वाला सलाद आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इसके अलावा जो साग बनता है
पालक, मेथी, सरसों, जो भी आपके वहां पे अवेलेबल है, कोशिश करिए कि वो आपके खाने का बेसिक इंग्रेडिएंट बने। क्योंकि क्या होता है कि चावल और नॉनवेज ज्यादा खाने से हमारे खाने में फाइबर की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऊपर से हम डायबिटिक हैं तो उधर आते भी स्लो चलती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर है जो आपको कब्जियत कर रहा है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप डॉक्टर से मिलें, अपने लिए दवाई लिखवाएं और शुगर पे पूरा ध्यान दें, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, ऐसी फैमिली जहां पर मदर को भी डायबिटीज है और फादर को भी डायबिटीज है, तो उनके बच्चे क्या करें, उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की और डाइट कैसी लें? जी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब माँ बाप दोनों ही डायबिटिक हैं और उनके बच्चे हैं, पहली बात कि वो 100% एट रिस्क हैं। पहले तो ये इस सच्चाई से हमें अपने आप को समझना पड़ेगा और उसको सच मानना पड़ेगा कि हमें डायबिटीज़ हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात है कि हमारे को ये भी ब्राइट साइड इसका ये है कि हम इसको डिले कर सकते हैं बाय गुड मेनी 20-30 ईयर्स। मतलब आप सोचिए कि आपको अगर मालूम है कि एक मेरा दुश्मन है तो मैं अपना रास्ता बदल दूं तो मैं वो दुश्मन मेरे को 20 साल 30 साल बाद मिले, और अगर मुझे 65-70 पे कोई बीमारी होती भी है तो कोई उसमें दुखी होने की बात नहीं है। पर यंग एज पे अगर हमारे फैमिली में डायबिटीज है तो आप इसमें डायबिटीज प्रिवेंशन के बारे में जो मैंने बताया कि हमारे पास 9 साल है, ये 9 साल है, ये विंडो है जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन स्टेज है, जिसमें आप अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे पूरा ध्यान दें। डाइट में मैं आपको ब्रीफली बताता हूं कि आप कोशिश करिए कि आप सीधा पैकेट वाला आटा ना लें। पैकेट वाला आटा ना लेके आप चक्की से आटा लें जिसमें चोकर होता है। अच्छा। अमूमन क्या होता है कि चोकर जो है वो चक्की वाले अलग से छान के बेचते हैं और आप ही को आपके जो फाइबर है, अच्छा तत्व है, उससे महरूम कर देते हैं और वो उसको 200 रुपए 150 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा। सबसे पहले जरूरी बात है कि हम अपने आटे को ठीक करें। तो अगर हमारा आटा जो है उसमें हम फाइबर को ऐड करते हैं, मतलब चोकर वाला आटा लीजिए और एक तरफ आप काला चने का आटा लीजिए। काला चना ऐड करने का एक पर्पस है, एक तो बहुत इजीली काला चना हमारे देश में अवेलेबल है और काले चने से हमें 2 चीजें और प्राप्त होती हैं, वो एक फाइबर और दूसरा है प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं अगर हम 4-5 रोटी खा रहे हैं और अगर हमारा पुराना आटा जो एक मैदे की तरह था, सफ़ेद था शक्ल में, रोटी जरूर अच्छी दिखती है पर वो अच्छी नहीं है टेक्निकली, उससे शुगर का राइज बहुत होता है। पर अगर मैंने चोकर डाल दिया उसमें, जो कि ब्रैन बोलते हैं इंग्लिश में, जो अलग से भी मिलता है, अगर आपको चक्की नहीं है तो आप ब्रैन खरीद लीजिए, चोकर अलग से बिकता है, तो उसमें मुट्ठी भर चोकर डालिए परात में गूंदने के टाइम और अपना आटा लीजिए और 2 भाग आपका ये वाला आटा और 1 भाग काला चना आटा। तो 2:1 का एक थंब रूल बना के रखिए कि 2 भाग नॉर्मल आटा, 1 भाग काला चना आटा, इसकी आप रोटी बनाइए। रोटी भले ही थोड़ी सूखी सी लगेगी पर आपको लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगी। इसके बाद जो उछाल आता है शुगर का वो कम होगा। दूसरी चीज, आप जो चावल इस्तेमाल करते हैं उसमें कोशिश करिए, देखिए ब्राउन और व्हाइट राइस के चक्कर में मत फंसिए। आप नॉर्मल राइस जो भी आप ले रहे हैं उसका जो हम बोलते हैं स्टार्च, माड़ अपने भाषा में जो भी आप नाम देते होंगे, तो वो जो बॉइल्ड चावल है उसके ऊपर जब बॉइलिंग हो रही होती है तो ऊपर सफेद पानी जो होता है उसको आप पतीले से फेंक दीजिए और उसको छन्नी में डालिए और पानी जिससे चू जाए सारा। तो बॉइल्ड राइस आप सब लेडीज को मालूम होता है, दे कैन मैनेज इट, वो संभाल सकती हैं इस चीज को। और कोशिश करिए कि दमपुख्त खाना ना खाएं, जैसे हम बिरयानी खाते हैं दमपुख्त खाते हैं उसमें, और खिचड़ी खाते हैं वो भी एक तरह से दमपुख्ती है क्योंकि आपने बंद कर दिया। उसके बाद पुलाव खाते हैं, इसमें चावल का पानी सूख जाता है और गीला चावल होता है जो कि वैसे शायद खाने में ज्यादा टेस्टी लगे पर बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इमीडिएटली तो आप ये चेंज करिए कि आप अपने चावल से माड़ निकाल के बनाएंगे। राइस कुकर का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें आप बिजली कनेक्शन, जो लोग अकेले रहते हैं, राइस कुकर बहुत कन्वीनियंट है, लगा के चले गए, आए तो खा लिया। जो खाने पीने का ख्याल है वो बहुत ज्यादा रखना है, जिस तरह की चीजें आपने बताई वो करें तो हम उससे कहीं हद तक बच सकते हैं। डॉक्टर संजय, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब दिए, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात हेलो परवाज में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।